पहले गणपति शास्त्री जी। हेलो। श्री आचार्य जी अंतरंग जी, गणपति शास्त्री जी। जी जाने तो मैं ये कहना चाह रहा था जी कि ये तीसरा हमारा चल रहा है, शिक्षा प्रणाली कैसे हो, गुरुकुल की जी। शिक्षा के बारे में बड़ा ग्रुप बनाया है आपने। ये इन्होंने काफी डिस्कशन कर लिया, तो वो सारांश बताते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि वही बात रिपीट ज्यादा ना हो। धन्यवाद। माननीय गणपति शास्त्री जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? दोनों में से कोई भी? हेलो। आचार्य अंतरंग जी। मैं क्लास में हूँ, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। आप कंटिन्यू कीजिए। प्रोफेसर संजय भंडारी जी, प्रोफेसर संजय भंडारी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। सुन रहा हूँ। भंडारी, मेरी आवाज आ रही सुन है रहा आप हूँ। तक? हाँ, आ रही है। हाँ। तो प्रपोजल ये था प्रभु कि हम लोग जो भी शिक्षा से जुड़े हुए, गुरुकुल पद्धति से जुड़े हुए अपने जो जो विचार हैं वो तो कई बार रख चुके हैं। नेशनल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अगर कोई नया गुरुकुल ऑफर हो रहा है कि वहां नए सिरे से स्टार्ट करना है, तो क्या क्या एक्शन प्लान हो हम लोगों का। आपके मन में कोई सजेशन हो कि ऐसा है ऐसा है, या एग्जिस्टिंग स्कूलिंग सिस्टम है या स्कूलिंग कॉलेज सिस्टम है, तो उसमें हम लोग अपनी एक्सपर्टाइज को लेके किस तरह से उनको हेल्प करना चाहते हैं, ताकि जो आप कर रहे हैं वो तो सबको पता है, आपके मन में जो प्रपोजल है वो भी सबको पता है, लेकिन एग्जिस्टिंग सिनेरियो को लेके अगर बिल्कुल कहीं नया गुरुकुल स्टार्ट करना है तो क्या क्या स्टेप होना चाहिए, और कोई एग्जिस्टिंग सेटअप है तो उसमें हम लोग क्या क्या मदद कर सकते हैं, किसके पास कितनी फुर्सत है वो भी बताएं। तो मैं चाह रहा हूँ संजय भंडारी जी, आप 10-15 मिनट बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद गणपति शास्त्री जी को इनवाइट किया जाएगा। मैं बात आदरणीय करने संजय की भंडारी कोशिश जी। करता हूँ। बात जी हाँ, करने की जी हाँ, कोशिश अगर भी। करता हूँ। जी हाँ। देखो, कोई भी एग्जिस्टिंग हो या नया शुरू करना हो, उसके जो, मुझे हिंदी थोड़ा इधर उधर होगा, जरा समझ लीजिएगा। उसका उद्देश्य फिक्स होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं जो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ, मतलब स्कूल के साथ, उसमें 3 उद्देश्य होते हैं। कि एक उद्देश्य होता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो पास, मतलब 10वीं पास होने के बाद आगे अगर हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, तो भी 5 साल में उसको 20 से 25 हजार रुपये महीना मिलने ही चाहिए। वो हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं हर बच्चे का। वो मतलब एक उद्देश्य होता है कि उसको अपनी रोजी रोटी कमाने को आना चाहिए। ये पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है कि वो एक अच्छा नागरिक बने, कि बड़ो मतलब व्यवहार कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब जो नागरिक शास्त्र की बातें हैं वो सब उसको आनी चाहिए। और तीसरी बात है कि हम उसके 2 टाइप के प्लान बनाते हैं। कि आवाज सुनाई दे रही मेरी? जी हाँ, बिल्कुल सुंदर आवाज आ रही है। हाँ। तो उसका हम पूरा ए प्लान और बी प्लान उसको कहते हैं, वो बनाते हैं।
जो भी स्कूल के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और फिर जो उसको कागज पर भी मार्क्स चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब तीसरा उद्देश्य में आता है। ये तीनों उद्देश्य सफल करना ही करना है। ये जो भी एजुकेशनल संस्था के साथ मैं काम करता हूँ, और फिर इसके लिए मेरे पास अलग अलग तरकीबें हैं, जिसको मैं वो परिस्थिति को देख के, उनके पास क्या रिसोर्सेस है वो देख के सारा इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे कि अभी अगर वो संस्था में स्कूल है तो वो टीचर्स का ट्रेनिंग करते हैं, और हम वो क्या करते हैं, अलग अलग स्कूल से 10 बच्चे लेके उनका 5 दिन का कैंप लेते हैं, और उनको वो अक्षय सृष्टि विज्ञान दृष्टि इस नाम का 5 दिन का शिविर देते हैं। फिर ये कौशल्य विकास जो है, मतलब जो मैंने कहा कि 20-22-25 हजार उसको 10वीं पास होने के बाद 1-2-3 साल में मिलने चाहिए, उसका हमने पूरा सिलेबस बनाया हुआ है। वो ज्यादातर के हिंदुस्तान के कोई भी स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पूरा जो आपके पास मैन पावर है उसका ट्रेनिंग जरूरी है, तो वो ट्रेनिंग की सुविधा भी हम दे सकते हैं। अभी उसके बाद हमने ये जो स्कूल की संसाधनों की परिस्थिति हो वो हिसाब से, वहाँ फिर हमने बताया कि हमने वो विज्ञान मंडल, गणित मंडल और ये निसर्ग मंडल वगैरह बनाए हुए हैं, और वो मंडल का क्या फायदा होता है वो मैं जब अभी हम लोग 23 तारीख को मिलेंगे वो विस्तार से बताऊंगा। फिर हम और हमारा ये मैं जहाँ भी जाता हूँ, अगर पॉसिबल है तो एक क्लास में 30 बच्चे ही हम रेकमेंड करते हैं, जो कि फिर हर बच्चे के साथ न्याय हो। क्योंकि हर क्लास में कोई बच्चा क्या बोलते उसको डक होता है, कोई बच्चा अपना हाथी होता है, कोई बच्चा मछली होता है, तो वो हिसाब से फिर जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें हम उसका पूरा गाइडेंस करते हैं, और उसकी भी हमने पूरी सिस्टम बना रखी है हमारे स्कूल में। फिर हम लोग कंप्यूटर्स का भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक शिक्षक 10 अलग अलग विषय एक साथ नहीं पढ़ा सकता, या अलग अलग लेवल से नहीं पढ़ा सकता। क्या होता है, एक क्लास में गणित में कोई बच्चे को 7th स्टैंडर्ड का नहीं आता है, समझो 9th स्टैंडर्ड का क्लास है, उसको 7th का नहीं आता है, किसी बच्चे को 4th क्लास का भी नहीं आता है, और किसी को 9वीं से आगे का भी आता है, तो उसको भी हम एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या बताना संभव है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो हम शिविर लेते हैं, 2 टाइप के शिविर लेते हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके 5 दिन का शिविर लेते हैं, अक्षय सृष्टि विज्ञान दृष्टि, और फिर टीचर्स का ट्रेनिंग का भी अलग से शिविर लेते हैं, और रेगुलर स्कूल तो चलता ही है। और ये रेगुलर स्कूल में हम क्या क्या कार्यक्रम करते हैं उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, अभी भी थोड़ा बहुत बताया। तो वो वहाँ आके वहाँ की संस्था, वहाँ की परिस्थिति देख के एक एक करके, लेकिन ये सब टेबल करने में करीब 3 साल का समय लगता है मेरे हिसाब से। मैंने जितने भी स्कूल के साथ काम किया है, ये सारा प्रोग्राम ठीक ढंग से कार्यरत होने के लिए करीब 3 साल का समय लगता है, धीरे धीरे, अगर एग्जिस्टिंग स्कूल है तो, या एग्जिस्टिंग गुरुकुल है तो। और अगर नया शुरू करना है तो क्या फिर वो क्या 5th से 10th करना है, या मैं ज्यादा करके 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक काम करता हूँ, और जो बच्चे इंजीनियरिंग पास आउट हो चुके हैं उनके साथ काम करता हूँ। मैं अभी
इस समय तो इतना ही कहूंगा, फिर जैसे चर्चा बढ़ेगी मैं और बताऊंगा। धन्यवाद। चर्चा बढ़ाने के लिए ही एक दो मैं प्रसंग क्रिएट कर देता हूँ कि जैसे आपने जो पर्सनली किया है सर आंखों पे, बहुत सुंदर प्रयास हुआ है। अब ये बताएं कि अभी आपके पास कितनी क्षमता है। अगर जो मुझे समझ में आ रहा है कि एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें तो टीचर्स को ट्रेन करना आप चाहेंगे सबसे पहले, पेरेंट्स से भी आपका इंटरेक्शन होता होगा, स्टूडेंट से तो नेचुरली होगा ही। हाँ, वो फोन आया था बीच में, सुनाई नहीं दिया, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसको करते हेलो हुए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। हेलो। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आनंद जी ज्वाइन कर चुके हैं सुनाई हमारे दे रही है मेंटर। ना? भाई कमलानंद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। भाई हाँ कमलानंद जी, जी, हाँ जी, सुनाई आ रही है आवाज, बढ़िया आ रही है आवाज। आपसे निवेदन करूंगा कि अचानक आज का क्या ये मेरी आवाज प्रोग्राम सुनाई दे रही है? सुनाई पड़ रही है आपको? सुन पा रहे हैं? हेलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही। आपकी आवाज आ रही है भंडारी जी। कुछ एक्सपर्ट्स जो अलग अलग फील्ड में गुरुकुल से रिलेटेड काम कर चुके हैं, उन्हीं लोगों को इनवाइट किया गया है, लेकिन वो लोग एक बार दो बार ऑलरेडी अपना जी, मुझे कुछ प्रेजेंटेशन रख सुनाई चुके नहीं हैं। दे रहा। भाई कमलानंद जी, मुझे कुछ मुझे सुनाई तो नहीं सुनाई दे दे रहा रहा। है। हम लोगों की आवाज वो सुन नहीं पा रहे हैं। तो अभी उपाय क्या है? मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि अगर कुछ क्लैरिफाई कर सकें, इन लोगों से अभी क्या उम्मीद की जा रही है कि क्या करें ये लोग? बैठ के एक सिलेबस बनाएं या अपना स्पेयर टाइम डिक्लेयर करें कि ये मेरी स्पेशलिटी है, इतना स्पेयर टाइम कर सकता हूं, ताकि कहाँ इनको इनकी सेवा ली जा सके वो हम लोग प्लान कर सकें। ऐसा कुछ खुलासा आप अगर चाहते हैं या कुछ और प्रस्ताव है आपके मन में, तो एजुकेशन को लेके कि एजुकेशन को या गुरुकुल पद्धति को किस तरह से हम स्टेब्लिश करें, कहाँ भी है। अभी काफी फ्लूइड है, कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके पास कुछ मटेरियल है, वो एक्सपर्टाइज एक तरह की है, लेकिन उनको एक साथ मिलाना, एक साथ बैठाना और फिर करना, तो या तो फिजिकल मीटिंग में हो सकती है या अलग से उन लोगों का करना पड़ेगा। भाई कमलानंद जी, कुछ आइडिया? ये पॉइंट पे मैंने पिछले बार भी मत रखा था जी। कि एक तो है पूरा भारत के स्तर पर काम करना, क्योंकि अलग अलग एब्जॉर्बिंग, पेइंग, इंटेलेक्चुअल, रीचिंग, आउटरीच की कैपेसिटी है। तो अगर अपन उत्तराखंड को ही लेते हैं, जो कि हमने यहाँ मीटिंग भी किया, कई लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे हमारे पिथौरागढ़ के आए थे, उनके पास को गांधी के नाम पर एक स्कूल शुरू किया था, बंद पड़ा है, अपने क्या नाम है उनका, निगी, वो पंजी। उनके साथ एक भटजी भी आए थे जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर रहे हैं उत्तराखंड में, बहुत अच्छे विचार वाले लोग हैं। लेकिन वही तो मैं अनुरोध करूंगा, अपन जैसे उत्तराखंड को फोकस करें। एक दूसरा, गुरुकुल में भंडारी जी का जो अनुभव है वो अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब है, और वो रेप्लिकेबल है, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट के ग्रांट पर नहीं। हाँ, कहीं कहीं सीएसआर का, भंडारी जी ने बताया था कि उन्होंने सीएसआर का फंड लिया है। अब अपन मानकर चले कि उत्तराखंड में सीएसआर का फंड लेना उतना सरल नहीं होगा, मगर देहरादून के क्षेत्र में मुंह मांगी फीस पूरे भारत के बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे दे ही रहे हैं। मुंह मांगी फीस, कोई पूछता नहीं है कि भाई इतना क्यों ले रहे हो, कम करो। मेरा पॉइंट यह है कि जैसे हमने बात किया था, मुनि अपने ठाकुर जी आए थे, और उसमें हमने रचना जी और अलका जी और बहन जी श्री श्री के साथ में चर्चा की थी
कि उत्तराखंड का एक अलग से ग्रुप बनाकर उत्तराखंड में गुरुकुल, यहाँ कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी कल्चर रही है संस्कृत की भी, और बहुत लोग करते रहे, वो तो पिछले 20-30 सालों में सारा ही उल्टा सुल्टा हो गया। तो अभी भंडारा जी का अनुभव लेते हुए वेबिनार से अपन जिन जिन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बताया पिथौरागढ़ की, और भी कई भाषा हमारे पास अपना क्या नाम है, रामकिशोर जी महाराज महामंडलेश्वर, उनके पास गौशालाएं हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह मंदिरों का बहुत बड़ा कल्चर है यहाँ पर, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मेरे ख्याल से और बहुत सारा खाली पड़ा है टूरिज्म की, उसके बहरहाल अपन अभी फिलहाल उन पे ध्यान न दे, अपन सीधा सीधा जो संस्कृत के केंद्र रहे हैं, जो ऑलरेडी जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हीं को लेकर एक महीने का अभियान चलाए कि भाई साहब का जो अनुभव है उसको लेते हुए उत्तराखंड में ये अभियान जो इनका मॉडल है बहुत अच्छा है, और उसमें लोकल में बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। अंत में लगभग 40% जो निर्विवाद आए हैं उत्तराखंड में, उसमें आज बतला रहे थे कि 2 जिला परिषद के भी है। तो इसका मतलब एक बहुत अच्छा माहौल रेडीमेड है, निर्विरोध जीतकर आए हुए, और जिला परिषद में भी आए हुए। और कल ही यहाँ गवर्नर साहब के यहाँ भी एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी कोऑपरेटिव के माध्यम से गति देने की। तो मेरे ख्याल से पैसे की भी कमी नहीं होगी अगर हम इसका थोड़ा एक कोऑर्डिनेशन कर दे। इधर भंडारी जी का अनुभव, उधर खाली पड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायतों को लेकर विशेष रूप से जो खाली पड़े हैं या निर्विरोध चुनकर आ गए हैं। फिर उसमें तीसरा जो कोऑपरेटिव के लिए अभी मैं बात कर रहा था कि क्या कोऑपरेटिव में एक सलाहकार सेवा, तो जैसे 95 ब्लॉक्स है, तो क्या 95 ब्लॉक्स में प्रति ब्लॉक एक सहकारी समिति को बनाना, उसमें अब तो मल्टीपर्पज है, तो ये बंधन नहीं कि गुरुकुल की है या मछली की है या पेड़ की है या रेशम की है, अब तो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव बन रही है, जो कि एक बहुत बड़ा सरकारी भारत सरकार का एक स्तुत्य अभिनंदनीय प्रयास है। तो उसका फायदा लेते हुए फिर, क्योंकि सरकारी ढंग से होगा नहीं, तो कल जो हमारे अमरनाथ जी तिवारी कल उस गवर्नर साहब की मीटिंग में गए थे, वो बोल रहे थे कि वैसे तो सभी आए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव बैंक वाले, ये वाले 200 लोग आए, मगर जो सरकारी ढंग की जो सिस्टम है वो तो वैसी रहेगी, ज़्यादा कोई बदल आने वाला नहीं। तो इसके लिए अगर अपन ये भी डाल दे कि एजुकेशन में कोऑपरेटिव्स, तो वो भी ट्रेनिंग दिया जा सकता है। तो 4-5 चीज़ें मैं शॉर्ट में फिर से एक उसको रिकैप्चुलेट कर दूं। पहला, भंडारी जी का मॉडल बहुत बढ़िया है, उसको उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अपने को मॉडिफाई करना चाहिए। 1-2, इसमें जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अपन ने ब्लॉक लेवल पे बोलना चाहिए, आइए इसका फायदा लीजिए। उसमें मुनि इंटरनेशनल वालों को भी जोड़ना चाहिए, ठाकुर जी का, जो अपन पहले बात कर चुके हैं। तीसरा, कोऑपरेटिव के लिए शिक्षा के साथ चूंकि सब जुड़ना है, गाय भी आएगी, गोबर भी आएगा, पढ़ाई भी आएगा, एक्सपर्टाइज भी आएगा, आईटी भी आएगा, मार्केटिंग भी आएगा। तो बहुत अच्छा रहेगा कि उसको वेबिनार के माध्यम से कोऑपरेटिव के लिए अपन 95 लोगों का ट्रेनिंग शुरू करें, जो कि इसी का भाग होगा। अपन जा रहे एक्सटेंशन, अपन जा रहे रेप्लिकेशन, अपन जा रहे अच्छी चीज़ों का फैलाव, और जो अच्छे मॉडल है उनको इसमें जोड़े गुरुकुल के साथ में। क्योंकि हमारे पास में अभी आए थे अपने वाईपी सिंह जी, उनका नर्सरी का मॉडल है, कोई पैसा नहीं लिया सरकार से, ग्रांट रिबेट सब्सिडी, तो भी उसी तरीके का। इसी तरह बहुत सारे आज वो आए थे हमारे, क्या नाम है, ये जड़ी बूटियों के और हर्बल के एक्सपर्ट। तो ये सारी चीजें गुरुकुल से जुड़ेगी। लास्ट में पॉइंट, ये जो पलायन वाले गांव है, जो कि जिसकी लिस्ट दी हुई है, अगर अपन खोलते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में पलायन, तो लिस्ट आ जाती है जिलेवार कितने सारे गांव पलायन हो गए। वो कल हमने इससे बहुत चर्चा की थी, पिथौरागढ़ के जो भाई साहब आए थे अपने भट्ट जी और वो पंजी, कि भाई इसके लिए सरकारी ढंग से तो कुछ हो नहीं सकता है, तो क्यों नहीं अपन उसमें बद्री गायों के गांव गुरुकुल, उन्हीं की सोसाइटी बनाए, जो लोकल जो उसकी खेती वेती के मालिक है, यानी जमीन दो, पट्टा दो, लीज दो, इसके चक्कर में न पड़े, वो तो जिसकी जमीन है उसी की रहेगी। लेकिन उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा है, वहां पर एक ये गूगल में जब डालेंगे
पलायन के गांव की दुर्दशा तो बड़ा अच्छा दर्दनाक उसमें वो बताते हैं कि कितने सुंदर सुंदर मकान खाली पड़े हुए। ये उसमें किसी ने वीडियो डाला है, बहुत अच्छा है। तो चाहे वो सुंदर गाय हो, सुंदर विचार हो, सुंदर काम हो, सुंदर मकान हो, ये सारे त्राही त्राही में अटके पड़े हैं कई कारणों से। तो बहुत अच्छा मौका है। मैं तो श्री जी से अनुरोध करूंगा, श्री जी आप, मैं, इसमें अलका जी है, रचना जी है, लेकिन वो ठीक देख ले कौन कौन किसमें कैसा उतर सकता है। और अपन ये भंडारी साहब का मॉडल फैलाने के लिए एक उत्तराखंड को लेकर और भी जहाँ जहाँ मिल जाए, महाराष्ट्र में वो अपने नालंगी साहब बहुत अच्छा उन्होंने, मैं देखा मध्य प्रदेश में उसमें उनके पास में अच्छी टीम है जो ऑलरेडी कर रहे हैं काम, सरकार या सरकार के बगैर। और मेरे ख्याल से मिकाले 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 चिल्लाते बैठने के बजाय जिन्होंने कर दिया सफलता से, ठाकुर वाले भी है अपने मुन्नी इंटरनेशनल, भाई साहब का भी मॉडल हो गया। तो अपन मिलकर इसमें लोगों को उकसाए कि लोग खुद आगे आए, क्योंकि ये तो निश्चित है कि अंग्रेजी मीडियम से बहुत भयंकर नुकसान हो गया है। तो गुरुकुल एक बहुत अच्छा प्रयास है, स्तुत्य, लेकिन उसको पीछे पड़ना पड़ेगा अपने को, और कम से कम खर्चे में ये CSR या सरकारी ग्रांट इनकी राहत देखे बगैर एक मॉडल जिससे वो एक दूसरे की वाइबिलिटी बने। और इसलिए मुझे लगता है एक तरफ 40% जो निर्विरा जीत कर आए हैं और दूसरा जो पलायन के गांव है, ये दोनों को जोड़कर एक अच्छी बड़ी लाइन बनाने का तुरंत प्रयास अपन मिलकर कर सकते हैं। तो शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, नमस्ते। थैंक यू भाई कमलानंद जी। संजय भंडारी जी, आवाज सुन पाए हैं क्या? माननीय संजय भंडारी हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, आप सुन पाए थे भाई कमलानंद जी हाँ ने जो अभी बोला? सुन पा रहा। हाँ हाँ, ये लास्ट में जो उन्होंने कहा उत्तराखंड के बारे में वो हमने सुना। मेरा निवेदन यह है कि जब आप आ रहे हैं करनाल में, हाँ तो सत्य प्रकाश भाई भी रहेंगे, आचार्य अंतरंग भी रहेंगे। तो ये 2-3 लोगों की टीम और भी जो भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, सत्य प्रकाश भारत को भी पता है और आपको भी पता है कि बहुत सारे और लोग हैं। तो एक टीम बना के सबका एक इवेल्युएशन ले लिया जाए कि हम कलेक्टिवली क्या क्या करना चाहते हैं और किसके पास उसके लिए कितना फुर्सत है, कितना टाइम स्पेयर कर सकता है। जैसे अभी आप ही से पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे भाई कमलानंद जी ने प्रपोजल दिया उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के लिए जो भी आप करना चाहते हैं, टीचर्स को ट्रेन करना, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, तो एक्शन प्लान अगर आप बताएं तो एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग शुरू कर सकते हैं, तब उसको रिव्यू कर सकते हैं 3 महीने के बाद कि आगे कैसे बढ़ना है। इज इट ओके? हाँ जरूर, लेकिन अभी तो हमको मुझे लगता है हमारा जो मैकेनिज्म है काम करने का, जैसे कि मतलब क्या स्टेट लेवल पे एक कोऑर्डिनेटर रहेगा, जिला 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 स्तर पे एक कोऑर्डिनेटर रहेगा, कैसे क्या रहेगा वो सब। और फिर ट्रेनिंग तो, और आजकल ऐप बनाया है, वो ऐप के ऊपर उसका नाम भी बताऊंगा मैं जब आऊंगा। तो वो ऐप में टीचर्स अपनी शंकाएं भी अपलोड कर सकते हैं और उनको ट्रेनिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये अभी आमने सामने बात करने की बात है, तो ट्रेनिंग, लेकिन मुझे लगता है तहसील लेवल तक अपने को अब कितने जगह शुरू में काम करना है वो हिसाब से वहां का लोकल कोई कोऑर्डिनेटर हो, और फिर एक प्रिलिमिनरी विजिट जहां भी हम करना चाहते हैं, तो ये जो भी लोगों का नाम बताया आपने, उनके साथ एक प्रिलिमिनरी विजिट बहुत जरूरी है कि हम लोग पर्सनली जाके देखें क्या है क्या नहीं है, चाहे वो गुरुकुल हो या एग्जिस्टिंग स्कूल हो। तो जाके देख के फिर वो तहसील का हिसाब से, क्योंकि हर एक का रिसोर्सेज, अभी मेरे यहाँ जो मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लान बनाता हूँ उसमें से क्या हर प्लान वहाँ सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे कि मेरे यहाँ मैं बच्चों को सोलर कुकर बनाने के लिए सिखाता हूँ या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए सिखाता हूँ।
तो क्या वहां पर वो फिजिबल है, या और कोई रिसोर्सेस है जैसे कि केन बाबू का क्राफ्ट। अब इतने 40-45 साल में हर हुनर जानने वाला कोई ना कोई तो हमारे पास मिल जाएगा। तो एक एक तहसील के हिसाब से अगर प्लान बना सकते हैं और वहां का एक लोकल कोऑर्डिनेटर हो, और एक बार सिर्फ शुरुआत में अगर हम सब लोग मिलके वहां जाए, देखे और प्लान फाइनल करे वहां का, और फिर वो हो सकता है। और इसमें अगर एक कंप्यूटर लैब है वो स्कूल में, या जो जिनको भी ट्रेनिंग देना है उनके पास एटलीस्ट हो, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी बहुत सारा हो सकता है। और ऑनलाइन सोर्सेस भी बहुत कुछ है, उसका हमको फायदा उठाना चाहिए। और फिर फिनिशिंग टच दे सकते हर 2 महीने में या महीने में एक बार वगैरह, हर एक महीने का प्लान बनाया जाए, और उसको जो भी वहाँ के टीचर्स है उनकी दिक्कतों को, क्या आप अगले एक महीने में इतना इतना कर सकते हो, ऐसा प्लान उनको बना के दिया जाए। एक महीने बाद उसका रिव्यू लिया जाए कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। इस तरह से हम, मेरे हिसाब से, आगे बढ़ सकते। थैंक यू संजय भाई, इसको ध्यान में रखा जाएगा। और सिर्फ निवेदन रहेगा सत्यप्रकाश भारत जी, आप लोग सब लोग मिलकर पहले एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन शुभ चिंतक हैं जो शिक्षा में जुड़ना चाहते हैं, और फिर हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर एक्शन पॉइंट आपने बता दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गणपति शास्त्री जी से कि जो भी अभी चर्चा चल रही है, इन लाइन विद दिस, डू यू हैव एनी अदर प्रपोजल, concrete proposal? How should we go about it? What should be the curriculum? It will be decided on the ground. But how should we go about collectively? That is the idea. Ganpati Shastri ji. Yeah. Thank you, Shriji. My name is Medhatiti Ganapati Shastri. Ganapati is my father's name. That is how it is written in Karnataka here. Extremely sorry. No problem. But it is an information that I gave you. No problem. It is usually, that is how people call me. They do not pronounce Medhatiti because it is difficult to pronounce. It is the name of Kanva Rishi's son, and it comes in Rigveda, and or maybe in some other place also. Anyway, Shriji, I am not able to understand what we are discussing. Is it about the curriculum, or is it about the schools that we are going to have throughout the country, or it is about the connections, networking between the all the schools, or it is all together? That aspect which I understand is it's only a management part of connecting different schools. Basically whatever the syllabus part, what I understand is it is already prepared. What I said is it's going to be a Gurukula teaching 4 Vedas and 64 Vidyas. 64 Vidyas includes all that you have discussed here. That is my clear-cut understanding. And there is no need for a curriculum that is in line with you. You can only translate it from Sanskrit to the regional languages that are required, or English. And that is what is I understand. This is my perception.
And my understanding, after having, in touch with these 64 I mean, having studied part of, and some part in some cases of the 64 Vidyas. One thing. शास्त्री की आवाज कोई सुन पा रहा है? मैं तो नहीं सुन पा रहा। तो इसका मतलब कि he has हाँ, gone off। आवाज आ रही, आ रही है आपको? शास्त्री जी का आवाज वाइब्रेट होके बीच बीच में आ रहा था। अभी तो बिल्कुल नहीं आ रहा है ना? हाँ, अभी नहीं आ रहा है। ओके, आचार्य अंतरंग जी आप ज्वाइन कर चुके हैं? आचार्य अंतरंग, हेलो आचार्य अंतरंग। आचार्य अंतरंग ने म्यूट किया श्री हुआ भाई, है। श्री भाई, श्री जी भाई, बोलिए। मेरा जी। क्लास अभी जस्ट खत्म हुआ है। मुझे 10 मिनट जी। 5 मिनट और मिल सकता है? मैं जस्ट ओके, ओके, पेशेंट ठीक है, है, यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 5 मिनट बात करते ठीक हैं। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुख्य वक्ता में से आचार्य रविंद्र को बुलाया था, वो भी अभी दिख नहीं रहे हैं। श्री जी, संजय मुझे भाई, कुछ जो बात मुझे रखनी। समझ में आया। जी, हेलो श्री जी, मैं जी कुछ बोलिए। पूछना चाहता था, पूछ सकता हूँ? जी हाँ, पूछ लीजिए ताकि किसी को जवाब देना होगा तो दे सकते हैं, पूछ लीजिए। हाँ। मैं ऐसा पूछना चाहता था कि ये 3 साल में कितना खर्चा होगा, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होना ऐसी अपेक्षाएं हैं। यानी अगर हमें कहीं एक एग्जिस्टिंग स्कूल में शुरुआत करने की है, ये बातों की, तो फिर उसमें क्या क्या होना, ऐसी क्या ज़रूरत क्या क्या है, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। और इतना सुंदर काम अगर है, 20-25 हज़ार रुपये अगर वो लड़का 3 साल के बाद में कमा लेता होगा, तो फिर हमको एक रेफरेंडम या सार्वमत बना करके सरकार को भी हम पेश कर सकते हैं ना, सभी धर्म के लोगों को, और सभी सभी को बता के। या इसमें कोई दिक्कत आ सकती है, ऐसा आपको लगता है? प्रोफेसर संजय भंडारी, यू आर द राइट पर्सन टू रिप्लाई ऑन दिस। संजय भंडारी जी। हाँ, ठीक है। हाँ, बताऊंगा मैं। देखिए, अभी जो मेरा काम चल रहा है उसमें मैं अभी, ये तो थोड़ा वैरी करेगा, आपकी परिस्थिति कैसी है, आप के बच्चे कैसे है, लेकिन एट अ टाइम आप 30 बच्चों का ही बैच बनाइएगा अगर, तो करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट लगेगा, सारा मिला के। ठीक है। और हाँ, दूसरी हाँ। बात कि 2.5 से 3 लाख रुपए का इक्विपमेंट लगेगा करीब। और हमने क्या किया है, जो लोकल ITI है, मुझे पता नहीं वहां भी होंगे, पूरे देश भर में होंगे शायद, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो 10वीं के बाद ट्रेनिंग देते हैं, तो हाँ, वो बोलिए। ITI के साथ भी हम कोलैबोरेट करते हैं। तो कुछ कुछ इक्विपमेंट जो हमारे पास नहीं है, या वहां पर अभी देखो, महाराष्ट्र में तो ऐसी परिस्थिति है, ITI में बच्चा एक बार हम एडमिट कर दे तो उसको 600 रुपए महीना स्टाइपेंड में मिलता है। हाँ, 10वीं के बराबर। बाद वो जब कोर्स ज्वाइन करेगा तब उसको 600 रुपए महीना उल्टा मिलता है। तो 10वीं के बाद तुरंत उसकी कमाई भी चालू होती है। और मेरे इधर जो ITI है, 2-4 मेरे अंडर, वहां का जो वसति गृह है, वो करीब 6 महीने के खाली 100 रुपए लेके उनका रहने का इंतजाम कर देते, खाने का नहीं, खाली रहने का।
तो इस तरह से मतलब 10वीं के बाद बच्चों को तो ज्यादा खर्चा नहीं आता है, और हम स्कूल में जो ट्रेनिंग देते हैं उसके हिसाब से उनको ITI में एडमिशन मिल ही जाता है। तो प्लान जो है वो सरकार के जो ITI है उसमें हम ज्यादातर बच्चों को 10वीं के बाद, अगर वो बच्चा एकेडमिकली पुअर है, मतलब समझो 11वीं 12वीं साइंस हो या कॉमर्स हो, हमको अगर ऐसे लगता है और उसके उसके जो भी गार्डियंस है उसके खुद के साथ चर्चा करके कि वो 11th 12th कॉमर्स हो साइंस हो करके इतना आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम ज्यादातर के बच्चों को डिप्लोमा या ITI ही रेकमेंड करते हैं। और वो ITI में उसको ज्यादा खर्चा नहीं आता है, फिर वो 2-3 साल में हो जाता है उसका। तो गवर्नमेंट का ऑलरेडी ITI का स्किल डेवलपमेंट सेंटर का वो हमारे यहाँ जिसको कहते हैं BWOP के कोर्सेस है, वो तो इवन 10वीं फेल बच्चा है तो भी उसको मिलता है उसमें एडमिशन, और उसको हम सपोर्ट करते हैं। और ये अगर गुरुकुल का बच्चा है तो और भी अच्छा है। तो आपको जो चाहिए था शायद इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है, और कुछ चाहिए तो बोलिए, मैं शायद भूल गया हूँ कुछ चीज। नहीं ये वो भास्कर बड़ी पाटिल बात है, जी, वो कुछ भास्कर अपनी पाटिल जी, जरूरत की नहीं। हम्म, जी, बोलिए। जनरली ऐसा होता है कि हम बहुत सारे स्पेशलिस्ट, जैसे अभी हमारे बीच में विजय कारिकर जी भी हैं, उन्होंने कुछ काफी दिनों से लिखा हुआ भी है, बहुत सारी चीजें अभी भी लिख के भेज रहे हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि हमारे पास आवास और भोजन की व्यवस्था है। 12 से 86 वर्षीय प्रशिक्षणार्थी 2 वर्ष का प्रशिक्षण, कृषि व कृषि संबंधी 25,000 की निश्चित आय मासिक। अभी हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे अभी सहकारिता में भी कोऑर्डिनेशन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा में भी कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वास्थ्य में भी एक कोरिकुलम बन जाए सब लोग मिलके और स्टैंडर्ड वे में हम करना शुरू करेंगे। अदरवाइज हम अगर 50 स्पेशलिस्ट 50 अलग अलग ढंग से कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। अगर कलेक्टिव हम करेंगे तो उसका इफेक्ट कुछ ज्यादा हो जाता है। और प्रयास यही है कि संजय भंडारी जी जो कुछ कर रहे हैं, हमारे शास्त्री जी कुछ कर रहे हैं, आचार्य अंतरंग जी कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबको मिला के एक प्रभावी हम लोग कार्यक्रम, बहुत सुंदर, जैसे अभी स्वामी जी शास्त्री जी बोल रहे थे, उसमें भी मुझे लग रहा था कि एक नेशनल लेवल का आइडियल गुरुकुल जिसमें सब कुछ हो जो हम चाह रहे हैं, अगर वो हो जाए तो सबको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से जब हम लोकली जाते हैं, मान लीजिए किसी गांव में या किसी तहसील में या किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो वहां के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक हो सकती है। संजय जी जैसे अभी ओपन है, कह रहे हैं कि जब तक मैं विजिट नहीं करूंगा, वहां के लोगों से बातचीत नहीं होगी, मुझे समझ में नहीं आया कि वहां क्या क्या जरूरत है, क्या क्या किया जा सकता है, फिजिबिलिटी। तो हम में से किसी के पास भी कुछ भी है तो फुल प्रूफ सोल्यूशन कि पूरे इंडिया के लिए है। अभी अगर कोई क्रिएट करके दिखा दिया है तो मुझे दिखा दे कि यहाँ क्रिएट करके दिखाया गया है, हम लोग सब जाके देखेंगे, सर झुकाएंगे, सीखेंगे और उसी को डुप्लीकेट करेंगे। छोटे छोटे मॉडल ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल्स क्रिएटेड हैं। हम लोग का प्रयास यही है कि सबको मिला के अगर एक कलेक्टिव हम लोग कहीं कर सकते हैं और उसी को रेप्लिकेट कर सकते हैं हर जगह, ताकि बिट्स एंड पीसेज में ना लगे। ये भी हो सकता है कि कभी करना पड़े कि कृषि वाला एक अलग गुरुकुल होगा, वेदा वाला गुरुकुल अलग होगा, रोजगार वाला गुरुकुल अलग होगा, हो सकता है। लेकिन हम लोग को सबको इवेलुएट करना पड़ेगा कि हमारे समाज में किस किस चीज की जरूरत है और जो इमीडिएटली हम कर सकते हैं। शास्त्री जी, आर यू एबल टू लिसन? मैं कुछ कही, Yeah. मैं कुछ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। संजय भाई आपकी भी कट रही है आवाज, Yeah. आवाज कट रही है थोड़ा। Professor Bhandari ji. मैं कुछ Yeah. कहूँ, जी हेलो Please. मैं कुछ कहूँ, आप कहिए शास्त्री जी, जी। फिर मैं बोलता हूँ। Okay. Thank you, Sanjay Bhandari ji. Yeah, I understand, Shri ji, like you said. But according to me, what I understand is that we cannot separate
Krishi Vishwavidyalaya, Engineering Vishwavidyalaya, Medical Vishwavidyalaya, whatever we have, Volke. Everyone will study the specialization in maybe different campus or in the same campus. But study will be done in, along with practice. Maybe we call it as Ayurveda or for medical. Maybe we call it as Rasayana Shastra and Bhauta Shastra for engineering. But it will be studied, as a specialization also, as a general this thing also. Even though he is a student, is a medical student, he can also study engineering. That is the speciality of Gurukula. It is not separated. It is not a separate subject, untouchable thing. If it is, he is an engineering student, that does not mean he is, we have it in our background, the background, this thing, what is that color? If we change that color, whole, this thing changes. We are looking whole world by covering our eyes with one colored, plastic sheet. We see the world with that plastic sheet only. There is no need for generalization of everything and, make a printing mold and press it throughout the India. That is not required, according to me. It happens with localization. Localization, globalization is nothing but that. So it is, whatever is local, that is done in the locally, and it is respected locally, and whatever is global, that is also respected locally. We had this localization and globalization from time immemorial. So there is no need for making uniform thing throughout this thing. Carbon copy, I can tell you, if you make a carbon copy, the next copy and the next copy and the next carbon copy will not be able to be, is not readable. That is not our concept of Gurukul. It was not that copying something. We are forgetting the basic, we are forgetting the foundation itself, very foundation itself. We are thinking only when the student comes out, he'll be able to get a job and earn something. We are not thinking about, we make that person asset of this country, this society. Whole perspective of education is something, laughable, unfortunately. If we don't have that concept in Gurukul, we do not prepare them for some XYZ job. He will find out the job. Gujarat is, rich because it has entrepreneurs. Even though he has not gone to the school, he is a good entrepreneur. He is a good citizen of the country, to the state and to the society. He is contributing that. That is the whole concept of education in those days. If we say Gurukula, that is the difference between what British did to change this modern education from Gurukula to this. We are doing nothing, no different. We are not doing anything different. That is what I feel. If I am wrong, I am okay. I am ready to take it. But the whole concept of society, whole concept of nation as a whole
whole that is not considered in Gurukula, in our discussions, unfortunately. Education is a still broader term. Gurukula, where it is taught, something is taught. Thank you very much. I'm sorry if I have said. मैं कुछ कहूँ? जी हाँ, संजय जी बोलिए। संजय जी देखिए, मेरे हिसाब से जो, हाँ, मेरे हिसाब से हमारे जो अभा वो होगा, लेकिन आज अगर हम चाहते हैं कि जो आम जनता है वो हमारे गुरुकुल हो या स्कूल का साथ दे, तो ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे साथ 10-12 साल बिताने के बाद और 2-3 साल बिताने के बाद वो अपने पैरों पे खड़ा रह सके, ऐसा हर बच्चा दिखेगा तो तब हमको समाज से रिस्पांस मिलेगा। आप जो बोल रहे हैं शास्त्री जी, तो वो तो करना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्टिव हो। तो इसलिए मैं जहां जहां काम कर रहा हूँ, ये तीनों ऑब्जेक्टिव साथ साथ चलते हैं कि वो बच्चा जो है उसको अच्छा नागरिक भी बनाया जाएगा, अच्छा सिटीजन भी बनाया जाएगा, लेकिन उसको अपने पैरों पे खड़े रहने की ताकत भी देनी पड़ेगी, तब भी समाज उसके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हमारे पास भेजेगा। खाली अगर हम अच्छे नागरिक बनाएंगे लेकिन उसका अगर क्षमता नहीं है उसमें अपने पैरों पे खड़े रहने के, वो जाके नौकरी ही मांगने वाला है या भीख मंगे की तरह उसको घूमना पड़ रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव हमको साथ साथ अचीव करने हैं और वो हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। एक बात। दूसरी बात कि आपने जो कहा कि हर मतलब ये जो है स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता है। स्टैंडर्डाइज क्या नहीं हो सकता है कि क्या सिखाए जाएगा वो, मतलब हर एक, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हमको कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मेरे हिसाब से 8वीं तक का जो अभ्यासक्रम है, 8वीं कक्षा तक का, वो सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए, ये जो बाद में 8वीं के बाद में उसका हम स्पेशलाइजेशन करते हैं। मैं जहां काम कर रहा हूँ वहां मैं हर बच्चे का, वो स्कूल छोड़िए, हर बच्चे का प्लान बनता है, इसीलिए मैं एक क्लास में 30 बच्चे ही रिकमेंड करता हूँ। और ये सब ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और हर एक ही जगह में आपको सारे एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे। वो टीचर्स को ट्रेन करना और वो ताकत वाले टीचर्स खड़े करना भी एक बड़ा काम है, लेकिन मोटे तौर पे हमको कुछ सिलेबस हो या मोटे तौर पे कुछ गाइडलाइंस हमको बनानी पड़ेंगी कि 8वीं कक्षा तक ये होना चाहिए, वो कॉमन सिलेबस, और वो स्टेट लेवल का जो सिलेबस है उसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे निकलने वाले हैं कि जो एकेडमिकली अच्छे हो और 10वीं के बाद वो अपना रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो आगे बढ़ना चाहे, तो वो दरवाजा भी हम बंद नहीं कर सकते। मेरे यहाँ तो वो दरवाजा बंद नहीं करता। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ कह सकता हूँ, मेरे 30 बच्चों में से करीब समझो एक 6-7 बच्चे होते हैं जिनको मैं स्पेशलाइज्ड ये ITI वगैरह वगैरह में आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन ऊपर के 7-8 बच्चे ऐसे होते हैं वो स्टैंडर्ड एजुकेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो वो मोटे तौर पे हमको, अगर डिटेल आप जो बोल रहे कि हमको यूनिफॉर्म प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनानी है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे कौन सा 8वीं कक्षा में क्या होगा, उसका डाइवर्शन कब होगा, 10th के बाद उसको किस तरह से क्या क्या गाइडलाइन दिए जाएंगे। भंडारी जी, I want to stop you here 1 minute. पर नहीं, मेरा हो गया है, आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं जरूर। शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, श्री जी बोलिए, बोलिए। For this only we are requesting, if there are 16 people, they are listening. If only we two are talking, that we can resolve subsequently. We can talk separately. We can talk separately. We are forming a group.
No problem. And are you coming for Karnal meeting? Sorry, no Karnal, problem. we are Not having a an meeting. issue at all. No, I'm asking, Karnal, we are having a meeting on 23rd, 24th, I don't 25th. know. Are you coming for I this? don't know. You are not aware of it. Okay, we'll inform you. Most probably not. I know I'm not. Okay. Okay. I'm not aware of it. I don't know much. Aim is those who are contributing in the field of education, they have some model. Let's come together and create something like a national model which includes everything. We are not separating out. Only thing is, till the time it is not coming, then whosoever is doing whatever they are doing, automatically it is separate. Sanjay Bhandari is doing something else. Acharya will be doing something else. Sriji will be doing something else. Whosoever is doing, they are doing their own thing. Can we come on common platform, think about the future of the society, and design a program which includes Great. everything? Okay. Nowadays, all No of us, problem. we must Okay. have understood. Every child who is born, he is not Okay. average. Like one child, the other No child, there is a problem. lot of difference. No problem. Shriji, go ahead. Thank you very Okay. much. I may not be able to join you in 23rd, 24th in Indore. We'll remain in touch. Maybe We'll some remain in other touch. time. Shastri ji, we will remain in touch. Thank you. We'll take. We will be in touch. Yeah. Thank you. I Yeah. have one more thing, Shriji. Okay, I go have ahead. no intention of annoying anybody or anybody's ideas or this thing. We I agree. equally We agree. respect. No, yeah. And Yeah. other thing is, sometimes whatever I say has a deeper meaning. It needs to be thought out. That much I can tell you. Go ahead. Thank you. Yes. See you. Okay. Thank you. Acharya Antran जी. जी एक हेलो. मिनट शुरू कर रहा है. हाँ, हाँ, आगे बढ़ाइए. मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी जी आवाज हाँ, आ रही बहुत है? सुंदर आ रही है. बहुत सुंदर आ रही है. अच्छा जी. तो आ रही. अभी गुरुकुल की बहुत सारी बातें कई जगह से हो गई. अब आज कुछ प्रैक्टिकल पर बात करते हैं कि इसको हम लोग पिछली बार भी मैंने जो बात बोला था कि हमने शुरू किया था गुरु से कि गुरु कौन है. जो गुरु होगा, जब गुरु मिलेगा हमें, तो वह कुल जो है यानी व्यवस्था जो आएगी उसी के द्वारा आ जाएगी. तो इसीलिए हमने कहा था कि ब्रह्मेव गुरुरेगनापरः. ब्रह्म यानी जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है, वही गुरु है. तो ब्रह्म का कि हम ये भाव को हम लोग लेकर चल रहे हैं. और अब इसमें जो बात है कि ब्रह्म भाव को, ब्रह्म यानी हम ब्रह्म को भी समझें तो अद्वैत वेदांत में ब्रह्म की परिभाषा है शिव शक्त्यात्मक ब्रह्मा, यानी पुरुष और प्रकृति मिलकर ब्रह्म होता है. जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने उसको समझाया है. तो पुरुष यानी हमारी इनर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, और प्रकृति यानी पंचमहाभूत प्रकृति. तो अभी जो गुरुकुल में जब एक व्यक्ति अपने आप में पूर्णता का प्रतीक हो, वह गुरु बनेगा और उसके द्वारा जो भी मतलब पढ़ाया जाएगा, मतलब उनके आचरण से वह प्रमाणित होगा. तो आचरणात् पाठयति यः आचार्य. तो आचरण से प्रमाणित होने के लिए उनके आचरण में वह दिखेगा. तो अभी जैसे उदाहरण के लिए सुबह हम प्रातःकाल उठते हैं, तो जो आचार्य हैं वह अगर उनके अंदर में वह आचरण नहीं रहेगा तो बच्चों में वह रूपांतरण नहीं होगा. तो हमने 3 स्टेज में गुरुकुल बनाने का हमने बात रखा था. वो पहला स्टेज था कि जो घर है, तो घर में ही गुरुकुल शुरू होगा, गुरुकुल एट होम. तो गुरुकुल एट होम का मतलब कि जो हमारे माता पिता हैं वो पहले गुरु हैं, और जो माता पिता मतलब अब जो हमारे दादा हो गए, यानी हमारे ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, ये सब जो परम गुरु हो गए.
तो इसका मतलब है कि उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए घर में। इसीलिए उन्हें दर्शन के साथ जुड़ना होगा और उन्हें यह जो आज जो मैकॉले की शिक्षा पद्धति जो पूरी जो चल रही है, वो खुद भी आज जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो लोग सब मैकॉले वाले लोग हैं। वो मैकॉले वाले लोग हैं, इसीलिए वो लोग लाइफस्टाइल को उस तरह से ले रहे हैं जहाँ प्रकृति से विमुख है। हमारे यहाँ पर ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स आते हैं जीवा आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेने, तो यहाँ पर हम उनके साथ बात करते हैं तो उनको हम प्रकृति भी समझाते हैं कि आपका जो घर है उसमें एसी चलता है और आपके घर में फ्रिज है, तो हाँ सबके घर में फ्रिज है, फ्रिज में आप लोग सब खाना का सामान रखते हैं, सब्जी ले आते हैं, और वो सब्जी जैसे आप ठेले वाले से सब्जी अगर खरीदेंगे तब आप सही सब्जी खरीद रहे हैं, या जो रोड पे जो लोग सब्जी बेचते हैं खुले में उनकी सब्जी सही होगी। लेकिन जो लोग मॉल में सब्जी जाकर खरीदते हैं, या लोग जो स्विगी टाइप या स्विगी से सब्जी मंगवा लेते हैं, या जो भी टेलीफोन से जो लोग मंगवाते हैं, ये सारे लोग जो हैं ये लोग ढोंगी हैं, शिव भक्त नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा ऐसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि वो शिव का नाम जरूर लेते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं। अभी शिव जी की बहुत भजन हुई थी, अभी हमारे यहाँ क्लास चल रही थी तो, लेकिन वो लोग सब लोग फ्रिज रखते हैं, फ्रिज का पानी भी पीते हैं। तो अभी उनको अगर अब वो अपने अगर पोता को अगर अभी रामायण पढ़ाएंगे या वो कोई भी भगवान शिव की कहानी सुनाएंगे और वो अपने जीवन में शिव जी का कोई भी चीज का पालन नहीं करेंगे, तो फिर वो तो बच्चे में कोई संस्कार कोई आचरण प्रमाणित नहीं होगा। अब मान लीजिए उनके घर में जो दादा हैं वो या जो गृहिणी हैं, जो भाई विवाहित हैं, अब उनकी पत्नी गर्भवती हो रही है या वो लोग गर्भ धारण करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली की, तो अब उनको यह गुरुकुल परंपरा वाला बात समझना होगा कि उनके अंदर में वह शिव और शक्ति ब्रह्म का भाव समझ में आना होगा। और वो लोग अगर फ्रिज वाला खाना एयर कंडीशनिंग वाला जीवन जीते हैं तो फिर उनको उनके गर्भ में जो माँ के गर्भ में जो बच्चा आएगा वो भी उसी तरह सुविधा भोगी वाला आएगा। वो हवा मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में जो वायु है, अग्नि है, जल है, वो सब कमजोर वाला होगा, फ्रिज का पानी वाला होगा, वह हवा हवा नहीं लेने वाला होगा, एयर कंडीशन में रहने वाला होगा। फिर यहाँ एक माँ आई, हम देखिए अभी पंखा भी चल रहा है और एसी भी चल रहा है, फिर भी उनको गर्मी लग रहा है, ठीक है, तो पित्त दोष का वो लेवल आ जाता है। अब उनके घर में अब वो अगर गर्भ धारण करेंगी तो उनका क्या होगा, बच्चे का जो पित्त दोष लीवर वो पेट में ही खराब होना शुरू होगा। तो उनको कैसे ठीक करेंगे हम लोग, उनके अंदर गुरुकुल कैसे स्थापित करेंगे, तो उनको हम लोग प्रकृति में ले जाने की कोशिश करेंगे। उनको घर में हवा है, वो बाहर पार्क में जाएं, घूमें वहाँ, और सुबह शाम योग करें। और अपने अग्नि को ठीक करने के लिए, अग्नि को कैसे ठीक करेंगे, पित्त दोष में, पित्त में क्या क्या होता है, अग्नि और जल होता है। तो अग्नि वाली चीजें खूब खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, सुबह सुबह उठते साथ चाय बिस्किट ले रहे हैं, और उसके बाद पराठे खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, फिर पनीर खा रहे हैं। तो ये जो 5 प है, पूरी पराठे पनीर पानी पूरी पकौड़े, और 5 च है, चीनी चाउमीन चॉकलेट चिप्स और चाय। तो ये 5 च और 5 प। 5 च तो बिल्कुल नहीं खाना है, चीनी चाउमीन, चाउमीन मतलब मैदे वाली चीजें जितनी है वो, उसमें समोसे और मिठाई और ये सब, छोले भटूरे, भटूरे भी आ गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं खाना। और चीनी चाउमीन चॉकलेट और चिप्स, मतलब वो जो ये तली हुई जो आप आलू के बनाते हैं और भी चीजें बनाते हैं वो सब, और चाय। तो ये सब बचपन से ही शुरू हो जाता है ये कार्यक्रम। अब आप बताइए कि अगर माँ गुरु नहीं बनेगी तो घर में आप गुरुकुल, और बच्चे को आप वो
हमारे जैसे लोगों के पास भेजने की बात करेंगे तो हम लोग कोशिश तो करते हैं। बम्बई में हम समर कैंप में हमारे पास बच्चे आ जाते थे और माताएं जो छोड़कर चली जाती थी, और हम बच्चों को 1 महीने में उनको हम संस्कृत श्लोक भी सिखा देते थे, और बच्चों से हम लोग कुछ ना कुछ नाटक भी लिखवाते थे। मतलब छोटे बच्चे जो 4 साल 5 साल के बच्चे में भी मतलब गुरु ज्ञान पूरा है। अब उनको संस्कार देने वाला जो जो गुरु है, वो लोग ना तो प्रकृति में जीते हैं, ना प्रकृति की चीजें का सेवन करते हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ उनको क्या होता है, 1 सप्ताह में तो हमारे संपर्क में आने से मैग्नेटाइज हो गए। क्योंकि हम आचार्य के लिए तो हम खुद आचरण में रह रहे हैं ना। हम तो उस पंचमहाभूत के साथ जिएंगे। हमारे योग के हॉल में जब पेशेंट्स आते हैं तो मुझे एसी चलाना पड़ता है। उसके बाद मैं एसी बंद करता हूँ। एसी दिन एसी में बैठता नहीं हूँ, क्योंकि भाई एसी है ही नहीं हमारे पास। हमने अपनी बेटी का जो स्कूल था उसमें उसमें बस भी एसी था, क्लासरूम तो एसी था ही। तो हमने उसमें नाम ही कटवा दिया। हमने बोला नहीं नहीं, एसी वाला स्कूल, एसी वाला बस में तो बच्चा तो बिगड़ जाएगा। उसको धूप, हवा, पानी, ये सारी चीजें, आप एसी का पानी पिलाइए, सॉरी फ्रिज का पानी पिलाइए, मटके का पानी नहीं पिलाइए। आचार्य आचार्य थोड़ा आज का फिर टॉपिक को छोटा करेंगे क्योंकि अब टाइम भी हो चला है, कुछ सवाल भी अच्छा आएंगे, चलिए, बस हम थोड़ा एंड सा कर रहे जितना हैं छोटा कर कि पाए। हम बस बस इसी में हम चूंकि प्रैक्टिकल पिछली बार हम तो बात किए थे, तो इसी को प्रैक्टिकल के लिए हमने घर पर बात किया। और उसमें ये 2 लोग हमने कहा था कि 2 गुरु हैं, एक माताएं हैं और एक है हमारे सीनियर सिटीजन, ये हैं। और वर्किंग मदर्स भी हैं, वो भी गुरु बनते हैं। तो इन दोनों को इस तरह से ये पूरा प्रशिक्षण होना चाहिए। शिव शक्ति, शिव मतलब आपकी आत्मा की समझदारी, जागृति, उसके लिए आप साधना करें। उसके लिए आप भगवत की पढ़ाई करें, वेद उपनिषद और कीर्तन भजन ये सब करें। और शक्ति के लिए पंचमहाभूत प्रकृति को समझें, और पंचमहाभूत प्रकृति क्या आप प्रैक्टिकल करें। और प्रैक्टिकल के लिए हमने ये 2-3 उदाहरण दिया, वो उसको आप लोग करें ये। और फिर दूसरा हमने बोला था कि दूसरे गुरु हमारे हैं जो टीचर, योगा टीचर्स हैं, जो वो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, योगा मतलब एक्सरसाइज। तो आसन करते हैं, आसन को योगा बोलते हैं, योग बोलते हैं और योगा बोलते हैं, योग को योगा बोलते हैं। और सिर्फ योगासन ही योग हो गया। तो इसीलिए उन टीचर्स को, योगा टीचर्स और आचार्य जितने लोग हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, पुजारी हैं, इन सबों को आध्यात्मिक योग की आवश्यकता है। तो ये हमने बोल दिया था, और इस पर प्रैक्टिकल और समझ के हम लोग करेंगे। और तीसरा हमने कहा था कि जो रियली में आचार्य हैं, जो इसी की प्रशिक्षण लिए हुए हैं और गुरुकुल चलाते हैं, उनको सिर्फ स्टीरियोटाइप्ड, वो वृंदावन में गए और उन्होंने उनको पूरा वेद उपनिषद पढ़ाना शुरू कर दिया, पाणिनि का संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो संसार के जगत में प्रैक्टिकल नहीं हो पाए। तो हमें हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पर गुरुकुल चलाना है उनके द्वारा, कि वो लोग सब कुछ जानते हैं, वो रियली में गुरु हैं, आचार्य हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल ये सांसारिक चीजों के साथ जोड़ करके उनको सिखाने की आवश्यकता है। और स्वावलंबी बनने के लिए विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय की आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक यू आचार्य। आपसे एक निवेदन है कि जब करनाल में आप लोग बैठें तो सत्य प्रकाश भाई भी होंगे, संजय भंडारी भी जो होंगे, आप भी होंगे, और भी कुछ जो बाहर में छूट गए हैं आप लोगों के अनुसार, उनका लिस्ट जरूर बन जाए, ताकि हम लोग सेपरेट मीटिंग करके एक डिसाइडेड, हम लोग एग्री किया हुआ एक किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं। और पता कर लीजिएगा ऑर्गेनाइजर से, शास्त्री जी को इनविटेशन अगर भेजना हो तो, बिकॉज ही मे नॉट बी अवेयर। ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी, आपका हाथ बहुत देर से खड़ा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? ब्रिगेडियर राजाराम यादव सर। जी, मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अगर टाइम है, अलाउड है बिल्कुल तो। टाइम है, बिल्कुल टाइम है, बिल्कुल टाइम। हम डिस्कस कर रहे हैं देशव्यापी शिक्षा सुधार कार्यक्रम, और इसमें हमारे जो बेसिकली गुरुकुल की शिक्षा के लोग ज्यादा जुड़े हैं, और हम काम कर रहे हैं देश भर के शिक्षा का। अभी जी कमल टावरी जी ने बताया कि कुछ हमारे पास हम कोऑपरेटिव से
कुछ हमारे उत्तराखंड में अच्छी फैसिलिटी है और सभी हम कोऑपरेटिव से मिलके कुछ मॉडल खड़ा करें ताकि उस मॉडल से देख के देश में बाकी चीजों में भी आगे बढ़ोतरी हो या सुधार हो। ऐसा सोचते हुए और टाइम की ध्यान में रखते हुए मैं आप एक मॉडल पे मत जाइए, क्योंकि जैसे अभी गुरुकुल जो बनाना है वो भी इन गुरुकुलों से भिन्न बनाना है। जैसे अभी शास्त्री जी ने भी बोला, योगी जी ने भी बोला, और आचार्य रविंदर जी ने भी बोला था, वो एक अलग गुरुकुल का सोच रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल अपने जो वैदिक और उसमें आध्यात्मिक के ऊपर आगे तक हायर लेवल तक की स्टडी में जाएं, वो एक मॉडल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा मॉडल हमें जो जो इन्होंने बनाया हुआ है बॉम्बे के साइड में, उनका मॉडल बनाना है जहां एम्प्लॉयमेंट में मिले, जहां मिले। तीसरा मॉडल हमें ठाकुर जी के हिसाब से बनाना है और चौथा और पांचवा मॉडल हमें जो आज के स्कूल है उसमें कुछ चीज ऐड करनी है, धीरे धीरे गवर्नमेंट से कह के या कुछ प्राइवेट स्कूल से कह के उसमें कुछ आ गया। और इसी तरह ये जो प्रेजेंट गुरुकुल है उसमें भी कुछ मॉडर्न चीजें डाल के और हमने इस शिक्षा को देश भर में एक एक मॉडल ऐसा सिद्ध करना है जो भी अच्छा हो वो आगे बढ़े। तो लेकिन इन्हीं सभी मॉडलों में हमने धार्मिक धर्म के बारे में बताना है। धर्म एक धर्म नहीं, हमने सारे धर्मों के बारे में बताना है और हमारी जो सह निवास की स्थिति आज देश में उसमें सारी संस्कृतियों के बारे में भी बताना है। इस तरह हमें आगे बढ़ के ये अच्छा मौका है कि हम इस तरह का मॉडल बनाए। अभी अभी ये जो मॉडल डिस्कस हो रहा है, आप एक ग्रुप बना रहे हो, बहुत अच्छा है। इसमें ठाकुर जी को भी जोड़ के एक मॉडल हम सामूहिक बना लें, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे सारे ग्रुप मिलके सारों में हम जुड़ सकते हैं और वो हम एक मॉडल अच्छा सा जगह भी अवेलेबल हो उसमें उत्तराखंड में बनाएं। दूसरा मॉडल हम ये बनाएं ठाकुर जी का और इनका ये साहब अभी बोल रहे थे इनका बनाएं, और चौथा एक गुरुकुल का बनाएं जो बहुत ही बिल्कुल रिलेटेड मॉडल हो, क्योंकि ये आज के मॉडल हुए। और इन एक एक स्कूल ऐसा भी हो जो इन प्रेजेंट गुरुकुल में ये चीज डालें। अब मैं ये आपको एक शब्द बोला है कि हमने धार्मिक जोड़ना है स्कूलों में भी, इनमें भी, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे को हम केवल हिंदू धर्म के बारे में बताएं तो फिर वो दूसरे धर्म के बारे में नहीं पता हो, अच्छा ही हो चाहे बुराई हो। हमें बेसिक चीज हर एक स्टूडेंट को इवन आज के सभी स्कूलों में जरूर बतानी चाहिए कि हिंदू धर्म इस तरह है, उसका ये इतिहास है, उसका ये प्रिंसिपल है। बेसिक कोई किसी की बुराई नहीं। मुस्लिम धर्म ऐसे है, क्रिश्चियन धर्म ऐसे है, क्योंकि सब में धर्म में अच्छाई भी है बुराई भी। और सबको धर्म को नहीं जानेंगे तो कैसे समझेंगे कि मेरा धर्म अच्छा है या उसका धर्म अच्छा है। ये चीजें भी कहीं ऐड करवानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपका जो ये मीटिंग होकर आगे बढ़ता है, हमें 5 मॉडल बनाने। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई होप वी ऑल विल नोट डाउन। और एक ऐसा ही मॉडल होगा कि जब सबका समावेश हो, 5 मॉडल हो, 6 मॉडल हो, पता नहीं कितने मॉडल हो जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ज्योग्राफिकल लोकेशन में सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो। भास्कर पाटिल जी, भास्कर पाटिल जी। मैं एक चीज इसमें बोलना चाह रहा था श्री भाई। जी हाँ आचार्य, जी हाँ आचार्य। वो मैं एक्चुअली मैं एक चीज भूल गया था, इन्होंने राजा राम जी ने बता दिया कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ गुरुकुल का जो है वो यही है कि 4 विषय जो अगर हम लोग ले लें, यानी योग, आयुर्वेद, संस्कृत और वैदिक उपनिषद जो भी हो सकता है, चाहे भगवत गीता ले लें या जो भी ले लें, इसको करिकुलम में कैसे लाएं उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। और उसके लिए कुछ किताबें वगैरह लिखें ताकि हम लोग इसको एक्सेप्टेबल बना सके कि साइंस के साथ हैप्पी ब्लेंडिंग के साथ, जिसमें वो डॉक्टर मुकेश स्वर्णकार जी जैसे लोग काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे आईआईटियंस को हमने देखा जो लोग किताबें लिख रहे हैं इसके साथ, साइंस के साथ ये स्पिरिचुअल वैल्यूज को। ये एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि ये हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोगों ने जब पुरुषार्थ वाला अभियान शुरू किया था, उसका संवाद शुरू किया था, धर्म संवाद का, तो उसमें धर्म की बात में एक निवेदन करूंगा कि शास्त्र में जो धर्म की बात कही गई है वह धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
अलग अलग धर्म नहीं होता, धर्म एक ही होता है जिसे हम भगवत धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं। इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, जैसे मुस्लिम धर्म अलग इस्लाम धर्म अलग, ये धर्म नहीं कहेंगे, उस शब्द के लिए संप्रदाय कह सकते हैं, मजहब कह सकते हैं। लेकिन हम धर्म जब कहेंगे तो धर्म का अर्थ सिर्फ और सिर्फ भगवत धर्म होता है। नहीं तो ये परिभाषा जो कही गई है ना, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु नारणम धर्मो ही तेषाम दिगु विशेषो धर्मिणी ना पशु भी समाना। यहाँ शब्द धर्म कहा गया, और धर्म मतलब मनुष्य अगर हम हैं तो मनुष्य होने का धर्म है कि हम भगवत के रास्ते पर चलें, तभी हमारा धर्म शाश्वत होता है। और जिसको भगवत गीता में धृति क्षमा दम स्थेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, धार्मिक के 10 लक्षण हैं। इस पर विस्तार में कभी और बात करेंगे। जी धन्यवाद। नए स्टूडेंट्स को बताना ये जो भी जिनको आप धर्म या मठ या जो कहते हैं उनको ज्ञान होना चाहिए। मैं उसमें अच्छाई बुराई नहीं देख रहा हूँ, ताकि सभी तभी तो समझेंगे ना। तो ये एक पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए कि धर्म ये चीज है और इस तरह के दुनिया में अभी है। जी हाँ बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, सही बोल रहे हैं जी। भास्कर पाटिल जी, आपने हाथ खड़ा किया था। भास्कर पाटिल जी। मैं जो बोलने वाला था वो यानी बहुत अच्छी तरह से आचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया। मैं भी वही संदर्भ में बोलना चाहता था कि स्टूडेंट्स को अलग अलग धर्म उनके भेद बताने से अलावा अच्छा है कि सभी के जो अच्छे प्रभाव है वो अच्छे प्रभाव उनके सामने अगर हम लाएंगे। और ये आचार्य जी ने जो बताया वो बहुत ही अच्छा बताया, सुंदर बताया, और वो सभी जगह पे पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। और मैं ये इसके संदर्भ में पूछना चाहता था कि अगर हमारे कुछ शिक्षक राजी हो गए ट्रेनिंग लेने के लिए गुरुकुल के लिए, तो हम ट्रेनिंग कहाँ पे देंगे और कैसा कितने दिन का होगा, ये सब पूछ रहा था। सबसे पहले भास्कर पाटिल जी, अभी यहाँ पे कई शिक्षा एक्सपर्ट अलग अलग कुछ कर रहे हैं। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या लेना है, उसके अनुसार जब भी जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है कि सब लोग तत्पर हैं अपनी अपनी स्पेशलिटी के अनुसार। जैसे आचार्य कार्यकर का देख रहा हूँ, एक अलग स्पेशलिटी है। एज ऑन टुडे संजय भंडारी जी का अलग स्पेशलिटी है, शास्त्री जी का अलग स्पेशलिटी है, अंतरंग जी का अलग स्पेशलिटी है, श्री जी का अलग स्पेशलिटी है, सबकी अलग अलग स्पेशलिटी है। तो आपको समझना पड़ता है कि इस समय मुझे किस चीज की जरूरत है। जब तक ये लोग कंबाइंड ना हो जाए तब तक तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए सोचना भी बेकार है, कि पहले इन लोगों को तय हो जाने दीजिए कि क्या करना है कलेक्टिवली, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सी ट्रेनिंग कहाँ होगी, कैसे होगी। थैंक यू। बलदेवराज सूद जी, बलदेवराज सूद जी, बलदेवराज सूद जी, आपका हाथ दिखा। बलदेवराज सूद भाई, बलदेवराज सूद, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था हाँ हाँ। संपूर्णानंद जी। हाँ नमस्कार हाँ, बोलिए नमस्कार। बोलिए, बलदेवराज जी, बलदेवराज जी बोलिए। आचार्य अंतरंग जी ने जो विषय रखा है धर्म के बारे में, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में धर्म जो है वो सनातन धर्म है, बाकी पूजा पद्धतियाँ हैं। जहाँ मुस्लिम की बात आती है तो मुसलमान बोलते हैं जो मोहम्मद को नहीं मानेगा, कुरान को नहीं मानेगा, वो काफिर है, उसको मार देना चाहिए। तो ये मारने काटने की जो बात है वो हमारे धर्म में नहीं बताई गई है। हमने तो सब सब जीव मात्र में ईश्वर का हम दर्शन करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो हमारा विचार है कि सनातन है। तो मैं तो आचार्य अंतरंग जी के बात का समर्थन करता हूँ, और इसी से सारे विश्व में सुख और शांति आएगी, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा शाश्वत सत्य है ये। धन्यवाद। और कोई साथी शिक्षा से संबंधित, भावी शिक्षा कैसी हो, भावी गुरुकुल पद्धति कैसी हो, और कैसे कैसे उसको कहाँ स्टार्ट करना है, अगर उस पर किसी का कोई सुझाव। अदरवाइज सत्यप्रकाश भाई जी, सत्यप्रकाश भाई जी,
भाई संपूर्ण आनंद जी, आपका हाथ देख रहा हूँ। भाई संपूर्ण आनंद जी। नमस्कार जी, सबको मेरा प्रणाम। शिक्षा आज की व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था को पहले तो हमारे को री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, बैकवर्ड हमारे को जाना पड़ेगा कि हमारी गड़बड़ कहाँ कहाँ हुई है, जिसकी वजह से हमारे को ये पता चले कि यहाँ पर हमारे को सुधार की जरूरत है। तो इसमें हमने पिछले 10-12 साल के अंदर हमने बड़ी रिसर्च का काम किया है। मानव उत्थान मिशन नाम से मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, जिसमें रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हमने काम किया है। हमने जो पाया वो ये पाया कि जो हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था है वो 2 पॉइंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। इस 2 पॉइंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को हमने 5 पॉइंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट किया, जिसके अंदर कुछ इंक्लूजन किए, कुछ एक्सक्लूजन किए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था आज अगर हम देखें तो बच्चे की उम्र हमारी वोटिंग की कर दी 18 साल और शादी की कर दी 21 साल, लेकिन ग्रेजुएशन की कर दी 1 साल और बढ़ा दी। जबकि बच्चा 30 साल तक होते होते अगर कोई डॉक्टरी कर रहा है तो वो 30 साल का होते होते बच्चा डॉक्टरी कर पाता है। बड़ी लेंदी सिस्टम बना दिया, जिसकी वजह से ये हमारा उसके ऊपर बर्डन बढ़ता चला गया। तो उसको कट शॉर्ट करके हमने एक 12वीं तक का बच्चा हमारा मतलब 5 साल प्री नर्सरी और अपना 12 साल ऊपर 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा हमारा ग्रेजुएट हो जाए, इस तरह का हमने वो शिक्षा व्यवस्था बनाई। वो पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया है। वो पेटेंट के लिए भी भेज रहे थे, लेकिन हमारे को लीक आउट होने का डर था कि हम इसको पेटेंट ना करवाएं और उसका, ताकि उसका कॉमर्शलाइजेशन ना हो। तो उसको हम अपने गुरुकुल बनाने की व्यवस्था चल रही है, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करके और उस शिक्षा व्यवस्था के जरिए जो बच्चा निखर के आएगा उसको हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि वो बच्चा एक अलग ही प्रतिभा निकल के आएगा। तो ये शिक्षा की व्यवस्था के अंदर आज के दिन हमारे को जो, अब हमारे को बाबर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारे को मतलब जो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक लैंग्वेजेस एंड ऑल दैट, ये टेक्नोलॉजी के सहारे से हमारे फीड किए जा सकते हैं, जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। आज हमारे को भूगोल मतलब कोई टीचर पढ़ाए ऐसी जरूरत नहीं है, हमारे को उसको प्रैक्टिकल बेस्ड भी बनाना पड़ेगा, सो दैट कि हम एक और सिस्टम पे काम कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से, जब से आप लोगों से बातचीत निकल के आने लगी है। तो उसमें हम एआई का साथ लेके और इस तरह की शिक्षा व्यवस्था के अंदर कुछ ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए भी काम करना शुरू कर रहे हैं कि एक एआई टूल ही हमारे बच्चे की पूरी क्लास ले ले, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको हम प्रोजेक्ट लर्निंग बेस के अंदर लेके जाएं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर लेके जाएं और वो प्रोजेक्ट बना बना के छोटे छोटे उनको इन प्रैक्टिकली करके दिखाएं। भूगोल में अगर हमारे को हिमालय बताना है तो हम हिमालय घुमा के लाएं उनको, तो दैट विल बी मोर बेटर आइडिया कि वो जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। फिर इस तरह की व्यवस्था बना के 3 पॉइंट हमने जो इंक्लूड किए, 2 पॉइंट एजुकेशन बेस्ड सिस्टम है, 3 पॉइंट जो हमने एक्स्ट्रा इंक्लूड किए उसमें हमारा मेडिटेशन है, उसमें हमारा दो बाकी और 2 पॉइंट है जो बड़े क्रिटिकल है एक आदमी के होने के लिए। क्योंकि हम जहाँ तक कुछ लोगों ने बात की धर्म की, मैं भी हमारे आचार्य आनंद जी हैं इनके बात से सहमत हूँ। धर्म दो नहीं हो सकते क्योंकि ईश्वर दो नहीं है, और ईश्वर दो नहीं है तो धर्म दो हो ही नहीं सकते। ये संप्रदाय है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब संप्रदाय हैं। संप्रदायों की जरूरत जब आबादी बढ़ने लगी तो उसके हिसाब से संप्रदायों की जरूरत पड़ी थी कि व्यवस्थित तरीके से समाज को कैसे चलाया जा सके, इसलिए ये संप्रदाय बने। और इन संप्रदायों से उठ के कहीं धर्म की, जिस तरह से कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के अंदर बड़ा भारी डिफरेंस है, कंसंट्रेशन जस्ट खत्म होती है वहां से मेडिटेशन शुरू हो जाता है, लेकिन इसी तरह से संप्रदाय जहां खत्म होता है वहां से धर्म शुरू होता है। लेकिन हमारे युवा भी आजकल मैं देखता हूँ, युवा भी इन चक्रों में फंस के पूरा समाज
चाहे बेशक से आज हमारी जो, क्योंकि पॉलिटिक्स जो रही है दुनिया के अंदर वो सभी मसल पावर की पॉलिटिक्स रही है। पॉलिटिक्स माननीय संपूर्णानंद मसल। जी, माननीय तो संपूर्णानंद जी, थोड़ा समय का हाँ अभाव है। हाँ, आपका तो स्वागत इसे है। मैं अगर संक्षेप में खत्म करते हुए, और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारी इस तरह की हो कि जिसमें मनुष्य पहले मनुष्य हो जाए, उसके बाद कोई भी कुछ हो। थैंक यू, नोटेड। थैंक यू जी, वेरी मैं मच। थैंक धर्म यू। के बारे में कुछ कंफ्यूजन सोच लिया लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हिंदू धर्म में, मुझे भी पता है, लेकिन अगर किसी को, स्टूडेंट्स को ये तो बताना है कि इस दुनिया में 5 धर्म है और उसमें उसमें थोड़ी बेसिक की ये ऐसे है, ये ऐसे है। इसके बाद वो अच्छी तरह समझेगा कि कौन सा धर्म अच्छा है। ऐसा ये आपको, मैं, मेरा बिल्कुल ये नहीं था कि हम सारे धर्मों को इक्वल करें। ये साहब, था कि अभी थोड़ा हम लोग अच्छा, जी, अभी हम कंफ्यूजन लोग ना किसी करें। बात में नहीं किसी नहीं, भी एक्चुअली बहस में नहीं जाएंगे। एक्चुअली केवल सॉरी, बस माफ मैं कीजिए, ये एक एक चीज, वो इस तरह है। राजा धर्म राम तो जी, है ही अच्छा, सबको पता है। सर 5 मिनट मुझे नहीं दे बिल्कुल, दीजिए, दूसरा टॉपिक बिल्कुल भी है। ये बात शायद करनाल, समझने में किसी हुई है। जी, धर्म का हाँ, मतलब राजा राम अभी भी जी, दोनों पार्ट हो कि भाई दुनिया में इतने धर्म है, बल्कि थोड़ा सा ये भी हो कि ये पुराना धर्म और इसमें ये चीज है, ये है। मैं कोई उसका एक्सप्लेनेशन और कौन खराब है कौन अच्छा है पर भी नहीं कह रहा, पर जब तक मुझे पता नहीं है कि ईसाई धर्म अच्छा है खराब है, थोड़े तो बच्चों को ज्ञान हो, उसलिए छोटा सा ये चैप्टर होना चाहिए। सभी नहीं विद्वानों राजा को राम जी, नमस्कार। एक मिनट, राजा राम जी ने जो बोला उससे, उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन वो शब्द को खाली यूज नहीं करना है। धर्म शब्द नहीं, उस के लिए हमको संप्रदाय शब्द यूज करना है, यही है मैं बस। भी धर्म तो एक ही थैंक यू होता है। आचार्य। थैंक यू। थैंक यू। 5-7 मिनट दे दीजिए भाई रणवीर शर्मा जी, करनाल कंग्रीगेशन के बारे में जो भी अपडेट इंफॉर्मेशन, 5 मिनट। थैंक यू श्री भाई। अपडेट यही है, अभी तक भी मेरे पास कंफर्मेशन लिस्ट नहीं आ रही है कि भी हमारे कितने महानुभाव जो है ना हमारे पास पहुंच रहे हैं। सतप्रकाश भाई ने दिया है कोई 15-16 आदमियों की लिस्ट। अब उनमें से भी वो आज डाउट में थे कि भी कुछ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा आयोजन को अच्छी तरह से करवाने में, और अभी तो यहाँ आपको और मुझे मिला के 17 लोग हैं। इनमें से हाजिरी ले लीजिए, पूछिए कौन कौन आ रहा है। मैं, जो लोग आने वाले उनका हाथ उठवा दीजिए, वो इलेक्ट्रॉनिक हाथ। थोड़ी सी वो करवाते कि फास्ट रखना चाहते हैं नवरात्रों में, तो उनको खाने की व्यवस्था भी हमें ठीक तरीके से बनानी होगी कि भी जो नवरात्रि का खाना लेना चाहते हैं, फास्ट का खाना लेना चाहते हैं, तो उनकी भी एक बार हमें पता चल जाए। अभी सिर्फ 2 लोगों को मेरे पास आई है कि भी जो फास्ट का खाना लेना चाहते हैं। तीसरी बात, हमारे पास अभी तक ये भी नहीं आया भी कौन कौन ऐसे वक्ता हैं जो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा और उसकी व्यवहारिकता पे बोलना चाहते हैं। सीखने वाले तो ठीक है, अभी बाकी जो आएंगे वो सीख के जाएं और अपनी समझ बढ़ा के जाएं, लेकिन आते हैं वो अपना टॉपिक हमें अगर लिख के दे दें 10 लाइन का कि भी मैं इस विषय पे, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं ग्राम स्वराज के, तो उसको किस विषय में बोलना चाहेंगे वो भी हमें लिख के दे दें, तो सब लोगों का हम धन्यवादी होंगे। जिससे कि हमें ये हो जाए कि भी फला फला वक्ता यहाँ पे जरूर बोलेंगे और टाइम टेबल बनाने में हमें सुविधा रहेगी। बस यही 2-4 पॉइंट में इसमें नए जोड़ना चाह रहा था और आप लोगों को इसमें मदद लेना चाह रहा था। आप इसमें हमारी मदद कराइएगा जिससे कि प्रोग्राम अच्छी तरह से सफल हो और लोग अपनी समझ बढ़ा के और कुछ अच्छा सीख के जाएं और फिर उसको धरातल पे लागू करें। धन्यवाद। जी श्री भाई। मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था। जी एक जानकारी लेना चाह रहा था। ये हाँ 23 जी। तारीख का जो प्रोग्राम है वो कितने बजे शुरू होगा? 23 तारीख का समय उसका बता सकते? आचार्य जी, 23 तारीख को वैसे तो हमारा कार्यक्रम 9 बजे से स्टार्ट है लेकिन ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो 24 का है। 23 अच्छा, तारीख वो का कितने प्रोग्राम, बजे से? हाँ, वो भी सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 24 तारीख को।
ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है, और 25 को जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो मेनली ये रहेगा कि हम किस प्रकार से इसको क्रियान्वित करें। सवाल जवाब के बाद इनके सवाल होंगे, संशय होंगे, ट्रेनिंग के बाद वो करके और फिर इसको धरातल पे किस किस तरीके से लागू चाहिए और क्या क्या उसमें रुकावटें क्या दिखते हैं, उस पे पूरा विचार विमर्श होगा। और अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी अपनी बात भी रखेंगे इस बारे में। जी आचार्य जी, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, ये समझ में आ गया। और वो कंफर्मेशन तो आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है। हाँ, कंफर्मेशन आपकी तो आ गई आचार्य जी, मेरे पास आ गई है हाँ, आपकी मेरा आचार्य। तो है ही, हाँ मेरा तो है, लेकिन मैं जो विषय है ना, जो 24 तारीख वाला, हाँ, वो वो मैं आप मेरे लिख पास, रहा हूँ, और वो आपको मैं, हाँ, मैं वो आप लिख रहा जरूर, हूँ, आपको कल परसों तक भेज दूंगा। परसों तक, बहुत 2-3 बहुत दिन में भेज दूंगा। स्वागत है आचार्य जी, आप कल परसों तक भिजवा दीजिएगा मेरे पास। धन्यवाद जी। जी जी जी, धन्यवाद। मदन लाल आपकी जी, तो आपका हाथ देख रहा हूँ। मदन लाल जी, माननीय मदन लाल जी, आपका हाथ खड़ा है, कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ, रणवीर शर्मा जी। संजय भंडारी जी, आपका हाथ देख रहा हूँ। हेलो, संजय भंडारी जी। मैं वो कंफर्म करना चाहता था, शर्मा जी से कंफर्म करना चाहता था कि मैं आज 23, 24, 25 और अंतरंग जी से सेपरेटली बात 25-30 साल पहले मिले थे। ठीक है, वो बाद में बात करता हूँ। उनका नंबर खाली मिल जाए तो नहीं, अच्छा है, अंतरंग जी। मैं नंबर अभी डाल देता हूँ संजय भाई, और आपका नंबर है शायद मेरे पास, मैं अभी डाल देता हूँ अपना। हेलो संजय भाई, कुछ क्या कंफर्मेशन लेना चाहते थे आप बताइए प्लीज। हाँ, श्री भाई, मेरे नंबर पे भेज। संजय जी, आप क्या पूछना चाहते थे प्रोग्राम के बारे में? हेलो, प्रोग्राम के बारे में। आपकी आवाज नहीं आ रही संजय जी। हेलो जी, भंडारी जी, आवाज नहीं आई आपके, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है? श्री भाई, आपके पास आवाज हो तो जरा बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं। चलिए, जो जरूरी होगा वो पूछ लेंगे बाद में भी। ठीक है। अगर आपके तरफ से आपके कोई पॉइंट नहीं है तो आज आचार्य कारिकर जी, आप धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए सब साथियों को, और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए आचार्य। धन्यवाद ज्ञापन के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं। हाँ, कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। आचार्य कारिकर जी, धन्यवाद ज्ञापन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया कार्यप्रणाली पे कार्य करने के लिए विचार विमर्श बहुत बढ़िया चल रहा है, और काफी अनुभवी वक्तागणों ने बोला, उनका भी दिल से धन्यवाद। जिन्होंने ध्यान से सुना उनका भी धन्यवाद। और थोड़ा बहुत दाएं बाएं तो होता ही है। मैंने 2 लाइनें लिखी, होई रोकड़ा तो परने डोकरा। मतलब यदि धन है तो आपकी व्यवस्थाएं सारी सुचारू रूप से चलेगी। शर्मा जी अभी हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा शुल्क जमा हो जाएगा, तो कंफर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पुनः सभी का धन्यवाद। संचालक बंधु, सभी आचार्यगण, सभी वक्तागण, सभी श्रोतागणों का पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आचार्य, रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए।